हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कहानीकार शेखर जोशी द्वारा लिखित कोसी का घटवाड़ शीर्षक कहानी को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज मैं इस कहानी को समझा रही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसे पहले ही मैंने लिख दिया है। यह भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए कहानी को समझते हैं कि इस कहानी की कथा क्या है। इसे आप कहानी का सारांश न समझें। तो चलिए कहानी को समझते हैं। खूब ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, क्योंकि मेरी बातों को सुनकर आपको भी कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह विषय, कोसी का घटवाड़। कोसी का घटवाड़ शीर्षक कहानी कहानीकार शेखर जोशी द्वारा रचित एक मार्मिक कहानी है। यह कहानी पहाड़ी परिवेश को दर्शाती एक आंचलिक कहानी है। तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि कहानीकार का नाम शेखर जोशी है और यह कहानी एक आंचलिक कहानी है जो पहाड़ी परिवेश को दर्शाती है। कोसी का घटवाड़ शीर्षक कहानी में निस्वार्थ प्रेम के आदर्श स्वरूप को दर्शाया गया है। साथ ही साथ प्रेम की परंपरागत नैतिकता के साथ साथ सम्मान व स्वाभिमान की झलक भी दिखाई देती है। तो कोसी का घटवाड़ शीर्षक कहानी की जो विशेषता है वह है निस्वार्थ प्रेम के आदर्श स्वरूप को दर्शाना। इसके साथ ही साथ प्रेम की परंपरागत नैतिकता और सम्मान और स्वाभिमान की झलक भी इसमें दिखाई देती है। यह कहानी फ्लैशबैक शैली यानी पूर्वदीप्ति शैली में लिखी गई है। तो फ्लैशबैक शैली में लिखी हुई कहानी आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जहाँ पर फ्लैशबैक शैली का प्रयोग जो है कहानीकार ने अपनी कहानी में किया है। कोसी एक नदी का नाम है और घटवाड़ कहते हैं घट यानी पंचक्की को चलाने वाला। तो यहाँ पर शब्द का अर्थ भी आप जान लीजिए कि कोसी क्या है, एक नदी का नाम है और घटवाड़ किसे कहा जाता है, घट यानी पंचक्की को चलाने वाला। घट का अर्थ है पंचक्की। तो यहाँ पर जो कोसी नदी का उल्लेख है वह है उत्तराखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी का नाम। यह बिहार में बहने वाली कोसी नदी नहीं है, इसे आप याद रखें। अब यहाँ से कथा की शुरुआत। गुसाई नामक एक व्यक्ति कोसी नदी के किनारे अपना घट यानी पंचक्की चलाता है। तो एक गुसाई कौन है, एक रिटायर्ड फौजी है। जेठ का महीना होने के कारण नदी में पानी भी कम हो गया है और चक्की भी धीरे धीरे चलती है। चक्की की चाल के बारे में कहा गया है कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है, ऐसा कहानीकार ने कहा है। उसके घट पर पिसान का ढेर पड़ा हुआ है। ऐसे समय में एक व्यक्ति अपने सिर पर पिसान रखे उसकी यानी गुसाई के घट की तरफ आता है, परंतु गुसाई दूर से ही उसे घट तक आने के लिए मना कर देता है और यह बोलता है कि उसकी चक्की में पिसान का ढेर लगा हुआ है, अतः उसका नंबर आने में काफ़ी देर होगी। साथ ही उसे उमेद सिंह के घट पर जाने की सलाह देता है। पुनः वह सोचता है कि बेकार ही उसने मना किया। यदि वह व्यक्ति घट आकर इतना पिसान देख लेता तो वह स्वयं ही लौट जाता। गुसाई का जीवन नितांत सूनेपन व अकेलेपन से भरा हुआ है। दूर दूर तक उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति या प्राणी या पशु है जिसे वह अपना कह सके। तात्पर्य यह है कि वह बचपन से अनाथ है और अपने काका के साथ रहता था और उनकी भी मृत्यु हो गई है। ऐसे ही एकांत क्षणों में वह अपने बीते हुए समय यानी अतीत को याद करता है। तो यहीं से आरंभ है फ्लैशबैक शैली। अपने पहने हुए फौजी पैंट की सिलवटों को ठीक करता हुआ वह याद करता है किसे, धर्म सिंह को। जिस दिन धर्म सिंह फौजी पैंट पहनकर गांव आया था उस दिन उसके मन में फौजी बनने की इच्छा का जन्म हुआ था। यानी धर्म सिंह को देखकर ही गुसाई के मन में फौजी बनने की इच्छा जागृत होती है। परंतु अफसोस इस बात का है कि जब वह फौज से लौटा तो उसके जीवन में अकेलापन भी आ गया। उसके जीवन में फौजी पैंट के साथ जुड़ी हुई बहुत सी यादें हैं। तो फौज से लौटने और अकेलापन का क्या संबंध है कि जब गुसाई फौजी बनता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि लक्ष्मा के पिता अपनी बेटी का उससे विवाह करना अस्वीकार कर देते हैं, नामंजूर करते हैं। इस कारण गुसाई जो है अविवाहित रह जाता है और विवाह ही नहीं करता है। तो इस तरह से उसके जीवन में क्या आ गया, अकेलापन आ गया। गुसाई की फौज में भर्ती होने की इच्छा पूरी होती है। उसे फौज में नौकरी मिल जाती है। बैसाख महीने में जब वह अपनी नौकरी एनुअल लीव पर अपने गांव या घर आया था तब उसके सिर पर क्रॉस खुखरी के क्रेस्ट वाली काली किस्तनुमा टोपी तिरछा कर थी और वह फौजी वर्दी पहने हुए था। गांव के सभी लोग, बूढ़े बच्चे उसे बधाई देने आए थे। उन लोगों की भीड़ में गुसाई की आंखें लक्ष्मा नाम की लड़की को ढूंढता है क्योंकि वह उससे प्रेम करता है।
तात्पर्य यह है कि लक्ष्मा गुसाई से मिलने व बधाई देने नहीं आती है। गांव का प्रधान नरसिंह गुसाई से काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि गांव के सभी लड़के गुसाई के आगे पीछे घूमने लगे थे। अगले दिन लक्ष्मा भैंस के कटिया को खोजने के लिए वहां आई थी, परंतु गुसाई से उसकी मुलाकात नहीं हुई। पुनः अगले दिन गुसाई ने बड़ी मुश्किल से जंगल में जाकर लक्ष्मा से मिला। जंगल में लक्ष्मा के हाथ में रखा काफल, ये काफल क्या, एक प्रकार का फल है, का रस गुसाई के पैंट पर गिर जाने पर वह गुसाई से कहती है कि इस पैंट को नौकरी पर जाने से पहले यहीं रख जाना, इससे मेरी पूरी बाह की कुर्ती बन जाएगी। लक्ष्मा और गुसाई की प्रेमपूर्ण बातें यहीं तक रह गई। यानी लक्ष्मा और गुसाई का जो प्रेम प्रसंग है यहीं तक है। गुसाई के अपने फौज की नौकरी पर वापस लौट जाने के बाद लक्ष्मा के पिता ने उसका विवाह पहाड़ी पार के रमुआ से करवा दिया। लक्ष्मा के पिता का कहना था कि गुसाई अनाथ है, उसका न तो माता पिता है न ही भाई बहन, इसके साथ ही वह फौज में नौकरी करता है, उसकी जिंदगी सदैव बंदूक की नोक पर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। लक्ष्मा के विवाह की खबर गुसाई को यूनिट के सिपाही किशन सिंह से मिली थी, क्योंकि रमुआ या राम सिंह उसके ही गांव का रहने वाला था। इसी प्रसंग में उसे यह याद आता है कि एक बार लक्ष्मा ने उससे यानी गुसाई से यह कहा था, गंगानाथ जीव की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। परंतु लक्ष्मा ने यह वचन नहीं निभाया। यदि कभी गुसाई की लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह उससे जरूर कहेगा कि वह गंगानाथ का जागर यानी जागरण लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाने से परिवार पर प्रकोप होता है। फिर उसने कभी लक्ष्मा की खोज खबर नहीं ली और ना ही कभी छुट्टियों में अपने गांव ही आया। वह हमेशा ट्रांसफर लेकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाकर अपने 15 साल की नौकरी का समय गुजार लेता है। 15 साल नौकरी करने के बाद वह रिटायरमेंट लेकर अपने गांव बैसाख महीने में पहुंचता है। तब तक उसके काले बालों में सफेदी भी आ गई थी। लक्ष्मा से प्रेम की जिद में उसने कहीं विवाह भी नहीं किया। इस प्रकार उसका जीवन अकेलेपन से भर गया। बीते हुए समय को याद करते करते ही अचानक उसका ध्यान टूट गया। यहाँ तक जो है फ्लैशबैक शैली में सारी बातें कही गई हैं। पुनः गुसाई जो है वर्तमान में पहुंचता है। उसने देखा कि सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से एक स्त्री माथे पर पिसान यानी बोझ लिए उसके घट की तरफ आ रही है। इसके बाद वह पगडंडी को छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची। गुसाई ने उसे एक साधारण स्त्री समझा। उस स्त्री ने गुसाई से पिसान के बारे में पूछा कि उसके पिसान की बारी कब तक आएगी, क्योंकि रात की रोटी के लिए घर में आटा भी नहीं है। गुसाई का उस स्त्री का स्वर पहचाना सा लगा। फिर भी उसने यह जवाब दिया कि यहाँ पहले से ही टीला लगा हुआ है, यहाँ पिसान में देर होगी। यह सुनकर वह स्त्री वहां से जाने लगती है तो गुसाई को उस जाती हुई स्त्री को पहचानने में देर नहीं लगती है कि वह लक्ष्मा है। वह लक्ष्मा को उसका नाम लेकर पुकारता है और उसे जाने से रोकता है कि पिसान हो जाएगा। गुसाई ने तो लक्ष्मा को पहचान लिया, परंतु लक्ष्मा गुसाई को तुरंत नहीं पहचान पाई। जब दोनों गर्मी से बचने के लिए एक पेड़ की छांव में आते हैं तो लक्ष्मा गुसाई को देखकर पहचान जाती है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। इसी क्रम में गुसाई लक्ष्मा से यह पूछ लेता है कि वह अपने मायके में कितने दिन रहेगी। इसके जवाब में लक्ष्मा की आंखों से आंसू की बूंद टपकने लगती है और वह सिसकियां लेती है। तभी गुसाई की नज़र लक्ष्मा के गले पर पड़ती है तो देखता है कि उसके गले में काला चरेव यानी सुहाग चिन्ह नहीं है। लक्ष्मा बतलाती है कि विवाह के बाद जल्द ही उसके पति की मृत्यु हो गई तो जेठ जेठानियों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसे में वह अपने 6 साल के बेटे के साथ मायके आ गई। अब उसके माँ बाप भी नहीं रहे। यही कारण है कि वह अपने बलबूते पर ही अपना जीवन यापन कर रही है। गुसाई उसे उसके काका काकी के साथ रहने का सुझाव देता है तो वह बतलाती है कि काका काकी का व्यवहार लक्ष्मा यानी उसके प्रति अत्यंत बुरा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वह अपने बाबा के जायदाद पर अपना हक जमाएगी। इसी बीच गुसाई घट के अंदर जाकर खप्पर में लक्ष्मा का पिसान डाल देता है। उस समय तक काफी धूप हो गई थी। गुसाई एक बटलोई में लक्ष्मा के लिए चाय बनाता है और रोटियों के लिए आटा गूंथता है। यद्यपि लक्ष्मा ही रोटियां बनाती है, ऐसे समय में लक्ष्मा का बेटा भी आ जाता है। लक्ष्मा का बेटा अपनी माँ को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है। गुसाई उस बच्चे को चाय रोटी खाने के लिए देता है, परंतु लक्ष्मा कहती है कि वह अभी घर से खाकर ही आ रहा है। लक्ष्मा अपनी दयनीय स्थिति को छिपाना चाहती है, परंतु लक्ष्मा का बेटा भूखा है, क्योंकि आटा न होने की वजह से घर में रोटियां बनी ही नहीं थी। इस सत्य को वह बच्चा गुसाई को बता देता है। लक्ष्मा की दयनीय स्थिति को देख समझकर गुसाई उसकी मदद करने के इरादा से
कुछ रुपये उसे देता है, परंतु लक्ष्मा मदद लेने से इनकार कर देती है। यहाँ पर प्रेम के स्वाभिमान और सम्मान की झलक दिखाई देती है। गुसाई लक्ष्मा से यह आग्रह करता है कि यदि कभी जरूरत पड़े तो बेझिझक होकर उससे मांग सकती है। गुसाई ने लक्ष्मा की सहायता करने के लिए उसके पीसे हुए आटे में 2-2.5 सेर अतिरिक्त आटा मिलाकर उसे दे दिया। अंत में गुसाई ने झिझकते हुए लक्ष्मा से कहा, कभी 4 पैसे जोड़कर गंगानाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचे रहना चाहिए। लक्ष्मा अपने बेटे को साथ लेकर वहां से अपने घर की ओर चल पड़ती है। गुसाई जाती हुई लक्ष्मा को तब तक देखता रहता है जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। लक्ष्मा के चले जाने के बाद गुसाई का जीवन पुनः नितांत सूनेपन, अकेलेपन से भर गया। तो यह है संपूर्ण कथा, जहाँ पर शेखर जोशी ने गुसाई और लक्ष्मा के एक अधूरे प्रेम को, उसके निस्वार्थ प्रेम को, प्रेम के स्वाभिमान और सम्मान को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। पहाड़ी परिवेश में एक विधवा की क्या स्थिति होती है, इस बात को भी कहानीकार ने बतलाया है। वहाँ के लोगों का जीवन कितना कठिन होता है, इस बात को भी कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि कोसी का घटवार कहानी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।